नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 DBSE बोर्ड के अंतर्गत इकाई 3 के पाठ्यक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। इकाई 1 और इकाई 2 से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड किया गया है। साथ में चैनल की प्लेलिस्ट पर आप पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया गया है। कल आपकी परीक्षा है। सबसे पहले आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई होगी। रेडीनेस के पेपर के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा। तो आज हम इकाई 3 के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जो हमारी कविता है और जो पाठ है दोनों ही NCERT की पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं, तो इनसे संबंधित जानकारी आप कहीं पर भी बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं। गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी। साथ में अगर आप कोई हेल्प बुक लेना चाहते हैं तो हेल्प बुक में भी NCERT का पूरा सिलेबस बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो इस इकाई के अंदर आप देख सकते हैं, इसके शीर्षक से ही पता चल रहा है कि प्राकृतिक और सामाजिक तादाद में क्या होता है, संबंध होता है। तो प्रकृति और समाज में क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम एक कविता पढ़ते हैं और कविता है अट नहीं रही है। ये बहुत ही छोटी सी कविता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है और ये NCERT की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। कविता इतनी छोटी है कि अगर एक बार आप इसे पढ़ लेते हैं और 2-3 बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो वहीं से सवाल पूछे जाएंगे, उससे बाहर कोई सवाल यहाँ पर नहीं बनता है। तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम बातचीत करते हुए चलेंगे। साथ में जो आपका दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, ये भी NCERT की पाठ्यपुस्तक से शामिल किया गया है और ये एक रेखा चित्र है। तो इसमें बाल गोविंद भगत के चरित्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो अपना जीवन कैसे जीते हैं, किस किस तरह का व्यवहार करते हैं, कैसा वो दिखाई देते हैं, तो ये सारी बातें देखते हुए हम चलेंगे। तो कविता आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कवि निराला जी ने निराले शब्दों का प्रयोग किया है। कवि कहते हैं अट नहीं रही है, सट नहीं रही है और अंतिम पंक्तियों में हम देखते हैं पट नहीं रही है। इन तीनों पंक्तियों का अर्थ होता है कि प्रकृति में इतनी सुंदरता है, आसपास का वातावरण इतना सुंदर है कि देखने के बाद कवि के मन में वो सुंदरता समा नहीं रही है। एक मुहावरा भी और मुहावरे भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। फूले नहीं समाना, यानी कि इतना अधिक खुश हो जाना कि खुशी मन में नहीं समा पा रही है और वो कहीं ना कहीं हमारी शारीरिक चेष्टाओं में दिखाई दे रही है, हमारे चेहरे के ऊपर, हमारी बातों में, हमारे हाव भाव में दिखाई देती है। तो यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता इतनी है कि कभी देखने के बाद उसको अपने मन में समा नहीं पा रहे हैं, यानी कि उनके मन में ये सुंदरता अट नहीं रही है, सट नहीं रही है, पट नहीं रही है। तीनों पंक्तियों का अर्थ यहाँ पर क्या है, एक ही है। पूरी कविता में आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो भी सवाल आपके 3 साल से पूछे गए हैं या CBSE बोर्ड में भी इससे पूछे जाते हैं या रेडीनेस में पूछा गया है, तो घुमा फिराकर बस एक ही बात पूछी जाएगी। इस कविता से घुमा फिराकर एक ही बात पूछी जाएगी कि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार से कवि ने किया है, किसका मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण की अगर बात आती है तो पूरी प्रकृति का ही यहाँ पर मानवीकरण हुआ है। पूरे फागुन के महीने का ही मानवीकरण हुआ है। पूरा फागुन का महीना पूरी प्रकृति सांस लेते हुए दिखाई गई है और सांस मनुष्य लेते हैं। तो पूरी प्रकृति को सजीव सत्ता के रूप में दिखाया है और इतनी सुंदर है कि इतनी सुंदरता है कि आसपास देखने के बाद कभी अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। और यहाँ पर कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को दम में तुम पर कर देते हो। तो ये सभी पंक्तियां दिखाती है कि प्रकृति की सुंदरता किस तरह से हमारे मन में उल्लास और आनंद की स्थिति उत्पन्न कर रही है कि हमारा मन भी पक्षियों की भांति उड़ने को करता है। और यहाँ से सवाल बन सकता है कि कवि आंख हटाना चाहता है लेकिन हट क्यों नहीं रही है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन कीजिए, किसका मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया है, फागुन मास का मानवीकरण किस रूप में किया है। तो किसी भी तरीके से घुमा फिराकर एक ही सवाल बनेगा, मानवीकरण और प्रकृति की सुंदरता से संबंधित। और साथ में किस तरह से पेड़ पौधे हैं, पत्ते आ गए हैं पेड़ों के ऊपर हरे और लाल रंग के, और आसपास वसंत ऋतु का आगमन हो रहा है और वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में इतनी सुंदरता आ गई है। हरे हरे पत्ते आ गए हैं, लाल रंग के पत्ते आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं और फूल से पूरी प्रकृति महक रही है। हर एक घर का कोना कोना महक रहा है और ये इतनी सुंदरता है कि पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि ये जो सुंदरता है प्रकृति में समा नहीं रही है। तो छोटी सी कविता है, घुमा फिराकर बार बार मैं कह रही हूँ कि एक ही तरीके से सवाल पूछा जाएगा, प्रकृति की सुंदरता से संबंधित करके और साथ में मानवीकरण से संबंधित करके। तो बड़ी आसानी से यहाँ से कोई भी सवाल पूछा जाएगा, आप इसको हल कर सकते हैं। साथ में जो निराला जी हैं वो छायावादी कवि हैं। NCERT की पाठ्यपुस्तक के अभ्यास प्रश्नों में आप देखते हैं तो पूछा जाता है कि कविता में किन पंक्तियों में छायावाद की झलक
झलक दिखाई देती है। तो छायावाद एक युग है और आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ध्यान रख सकते हैं ये पूरी कविता ही छायावादी युग की है। और पूरी कविता में कोई भी 2 लाइन जो भी आपको याद आती है, 4 लाइन याद आती है, अगर इस तरह का सवाल पूछा जाए, वैसे तो पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है, ये अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आप कोई भी कविता की लाइनें आप लिख सकते हैं, उन सब में क्या है, छायावाद की झलक है। तो यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी युग से संबंधित है और इस तरीके से एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में पहला ही सवाल दिया गया है अभ्यास के प्रश्नों में, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा जो पाठ है बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि वो कैसा दिखाई देता है, किस तरह का व्यवहार करता है, आप भी किस तरह का व्यवहार करते हैं, आपके परिवार के सदस्य, आसपास के सदस्य, तो इसको बड़े आराम से अगर आप समझना चाहेंगे तो पाठ में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप देख सकते हैं पाठ में कि वो कैसे दिखाई देते थे। कैसे दिखाई देते थे? मंझोले कद के थे, यानी कि ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा छोटे थे, गोरे चिट्टे थे, 60 के ऊपर उनकी उम्र हो गई थी, बाल पक गए यानी कि सफ़ेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी रखते थे और हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग रहता था। कपड़े बहुत कम पहनते थे, एक लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहनते थे और जब सर्दी का मौसम आता था यानी जाड़ा आता था तो काली कंबली, कंबली क्या होती है, कंबल ओढ़ कर रखते थे। साथ में मस्तक के ऊपर यानी माथे के ऊपर रामानंदी चंदन का टीका लगाते थे जो बहुत ही लंबा होता था, नाक के एक छोर से लेकर और पूरा उनके माथे तक जाता था, जैसे औरतें लगाती हैं। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहनते थे और ये पूरी की पूरी जो तस्वीर है यहाँ पर लेखक ने अपने पाठकों के सामने रखी है कि आपने उनको नहीं देखा है, लेकिन इसको पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे दिखाई देते थे। और इसी तस्वीर के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत का जो ये हुलिया है, जो ये जिस तरह से वो दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल साधु के जैसा है। लेकिन वो साधु नहीं है। साधु कौन होते हैं? जो घर गृहस्थी को त्याग देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल गृहस्थ आदमी है। तो यहाँ से ये सवाल पूछा जाता है कि वो गृहस्थ हैं लेकिन फिर भी साधु के जैसे क्यों दिखाई देते हैं। एक सच्चे गृहस्थ की क्या विशेषताएं होती हैं, एक सच्चे साधु की क्या विशेषताएं होती हैं, पाठ के आधार पर और अपने विचार से लिखिए। तो कैसे भी यहाँ से 2-3 सवाल बन जाते हैं। यहाँ से लगभग 3 सवाल बन जाते हैं कि वो कैसे दिखाई देते हैं। तो कैसे दिखाई देते हैं वो सारी बातें आप लिख सकते हैं। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सच्चे साधु कैसे थे, यानी वो दिखने में तो साधु जैसे लगते थे लेकिन घर गृहस्थी संभालते थे, खेती बाड़ी करते थे और बहुत सारे नियम का पालन करते थे। आप देख सकते हैं खेती बाड़ी वो करते थे, साफ सुथरा उनका एक मकान था, उनका बेटा और उनकी पतोहू उनके घर में है, साथ में उनकी जो गृहिणी है यानी कि पत्नी है उनकी मृत्यु बहुत पहले हो जाती है। साथ में खेती बाड़ी रखते थे, परिवार रखते थे और बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले थे। तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। कबीर को साहब मानते थे, क्यों मानते थे? कबीर से इतना प्रभावित क्यों थे? क्या वो एक सच्चे समाज सुधारक कहे जा सकते हैं? किसी भी तरीके से घुमा फिराकर सवाल पूछा जा सकता है। तो कबीर ने क्या किया है, समाज में जो अंधविश्वास था, जाति पाति के नाम पर जो भेदभाव था, धर्म के नाम पर जो भेदभाव था, उसके ऊपर करारा व्यंग किया है। उन्हें बहुत सारी साखियाँ लिखी हैं, बहुत सारे दोहे लिखे हैं और जिसमें समाज को जागृत करने का काम किया है। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत को पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि कैसे वो भी एक सच्चे समाज सुधारक थे, कैसे समाज में बदलाव लाने के लिए अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप सारी बातें देख सकते हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं, जैसा कि पूछा भी गया था रेडीनेस एग्जाम में, तो चारित्रिक विशेषताओं में थोड़ा सा आपने बताना है कि वो कैसे दिखाई देते हैं और ज़्यादा आपने बताना है कि उनका व्यवहार कैसा था। तो व्यवहार में आप देख सकते हैं कि वो गीत गाते थे और कबीर के आदेशों का पालन करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करना यानी कि अच्छा व्यवहार करना, दो टूक बातें करते थे, स्पष्ट बातचीत करते थे, घुमा फिराकर बातचीत नहीं करते थे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेते थे और किसी की भी चीज़ को छूते नहीं थे बिना उसके पूछे, यानी कि हर किसी से सामान लेते समय पहले वो पूछते थे और बहुत सारे नियमों का पालन करते थे और लोग कुतूहल में पड़ जाते थे, हैरान हो जाते थे कि वो इतने नियमों का पालन कैसे कर लेते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, उनके चरित्र की विशेषताओं में आप लिख सकते हैं। साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं करते थे, खेत में जो भी पैदा होता था उसको सिर पर लाद कर साहब के दरबार में ले जाते थे। 4 कोस की दूरी पर उनके घर से था और सिर के ऊपर बोझा रखकर पूरा वो लेकर जाते थे और भेंट के रूप में वो रख लिया जाता था और प्रसाद के रूप में जो वापस मिलता था उसी से अपना गुजर बसर करते थे। तो ऐसा कौन व्यक्ति करता है? घर गृहस्थी वाला व्यक्ति तो क्या करता है, बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करता है,
स्वार्थी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर सच्चे साधु के गुण हम कह सकते हैं उनके अंदर थे। तो जब भी सच्चे साधु वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। उनका गान बहुत ही मधुर था, बहुत ही मीठे स्वर में गाते थे और साथ में इतना मधुर गाते थे कि आसपास के जो खेतों में काम करने वाले किसान हैं वो भी उनकी आवाज़ को सुनकर क्या करने लगते थे, गुनगुनाने लगती थी महिलाएं। हलवाई जो होते थे, हल चलाने वाले होते थे, उनके पैरों में ताल उठने लगती थी। धान की रोपाई करने वाले जो भी किसान होते थे वो बहुत ही खुश हो जाते थे। और बाल गोविंद भगत के संगीत को यहाँ पर जादू कहा गया है। तो यहाँ से सवाल बन जाता है कि बाल गोविंद भगत के संगीत को जादू क्यों कहा गया है, वो कैसा गाते थे और किस तरह से वो खेतों का जो चित्र है उसके बारे में बताइए। तो खेतों में किस तरह से लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में काम करते करते मधुर स्वर में गा रहे हैं। तो यहाँ से एक सवाल बन जाता है कि आषाढ़ के महीने में खेतों में किस तरीके से उनका मधुर गान लोगों को प्रभावित करता था, या खेती बाड़ी करते समय वो किस तरह का व्यवहार करते थे, किस तरह से वो मधुर गान करते थे, लोग कैसे प्रभावित होते थे। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। और साथ में जब गायन की बात आएगी, उनके मधुर गायन की बात आएगी, तो भादों की आधी रात में भी वो क्या करते थे, जब मूसलाधार बारिश होती थी, बहुत तेज़ से बारिश होती थी और झिल्ली और दादू टर टर करते थे, जो कर्कश आवाज़ कानों में आती थी, लेकिन उनका जो मधुर संगीत होता था वो लोगों को फिर से बहुत ही आनंदित कर देता था। और वो लोक गीत गाते थे, यहाँ पर लिखा भी गया है, जो गाँव में गीत गाए जाते हैं वो गाते थे। कार्तिक के महीने में क्या करते थे, वो प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी। सुबह सुबह उठते थे, 4 बजे स्नान करने जाते थे और फिर नहा धोकर लौटते थे और गांव के बाहर पोखरे के भिंडे पर ऊंचे टिल्ले के ऊपर बैठकर अपनी खंजड़ी बजाते थे और बहुत सारे लोग उनकी इस मंडली में शामिल हो जाते थे और पूरे वातावरण को वो क्या कर देते, रहस्य में बना देते थे। बहुत ही मधुर आवाज़ में वो गाते थे और गाते गाते कभी इतने मदमस्त हो जाते थे कि कमली तो बार बार उनके सिर से सरक जाती थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि वो खड़े होकर नाचने लगते थे। उनका कंबल जो होता था उनके शरीर से क्या हो जाता था, नीचे गिर जाता था। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं, दोबारा से आप इनको ध्यान में रख लीजिए कि उनके संगीत में जादू था, इतना मधुर वो गाते थे, लेखक भी प्रभावित होते थे। तो ये सारे बिंदु, कुछ कुछ बिंदु यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छे से स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा। उनका जो बेटा था, तो बेटे के बारे में पूछा जा सकता है कि उनकी इकलौती संतान थी और किस तरह से वो सुस्त और बोदा था, मानसिक रूप से कमज़ोर था, लेकिन बाल गोविंद भगत उसको बहुत मानते थे, उसका बहुत ध्यान रखते थे। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी पंक्ति भी यहाँ पर लिखी गई है कि उनका मानना था, बाल गोविंद भगत का मानना था कि इस तरह के जो आदमी होते हैं, आप देख सकते हैं अपने समाज में भी CWSN जो व्यक्ति होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। तो ये भी समाज में एक बदलाव है यहाँ पर। ये भी एक सच्चे समाज सुधारक का गुण हम कह सकते हैं, क्योंकि समाज के लोग कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समानता का दर्जा नहीं देते, उनका मजाक बनाते हैं, उनकी देखभाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उदाहरण स्पष्ट किया अपने बेटे के माध्यम से कि ऐसे लोगों का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, उनको ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार रहता था और बीमार रहने के कारण उसकी एक दिन मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर उनका कैसा व्यवहार था, यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि बेटे की मृत्यु पर वो कैसा व्यवहार करते हैं। सब लोग हैरान क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बेटे की मृत्यु पर वो शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, वो उत्सव मनाने को कहते हैं, अपनी पतोहू को भी कहते हैं और साथ में खुद भी क्या करते हैं। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे और बाल गोविंद भगत अपने बेटे के सिरहाने पर, जो उनकी लाश थी उनके सिरहाने पर बैठकर, जमीन पर बैठकर आसन जमाकर गीत गा रहे थे और बिल्कुल उत्सव मना रहे थे। और बीच बीच में वो कहते थे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। और इस तरह से वो अपनी पतोहू को, इस तरीके से वो अपनी पतोहू को भी बीच बीच में जाकर कहते थे कि रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह का व्यवहार एक सच्चा साधु ही कर सकता है, जिसको पता होता है कि जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही होता है। तो बेटे की मृत्यु पर वो शोक नहीं मनाते हैं। तो ये भी एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरीके से वो सच्चे साधु के गुण उनके अंदर विद्यमान थे। उसके बाद समाज में बदलाव की बात करें, सच्चे समाज सुधारक की बात करें, कबीर की बातों से वो प्रभावित थे। तो कबीर ने भी ऐसा ही किया था। समाज में जो जाति पाति का भेदभाव था, जो सती प्रथा थी, जो विधवा विवाह था, लोगों के जो अंधविश्वास थे, जो रूढ़ियां थी, उनके ऊपर प्रहार किया था। तो वो क्या करते हैं, उनकी पतोहू से ही मुखाग्नि दिलवाते हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। श्राद्ध के दिन पूरे होने के बाद अग्नि पतोहू ही देती है और ये समाज में बदलाव की निशानी है।
साथ में पतोहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी का आदेश देते हैं और पतोहू जाने के लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो बहुत ही सुगढ़ महिला थी, बहुत ही अच्छे व्यवहार की महिला थी और वो उनकी सेवा करना चाहती थी बुढ़ापे में। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आखिरी दलील देते हैं कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से समाज में किस तरह उसने बदलाव किया। तो उनके बेटे की मृत्यु पर कैसा व्यवहार होता है, पतोहू का विवाह जो करवाया जाता है, तो यहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और अंतिम समय में ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं की इच्छा के अनुरूप कैसे हुई। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु उनकी इच्छा के अनुरूप कैसे हुई, क्योंकि वो हमेशा अपना काम खुद करते थे, किसी से मदद नहीं लेते थे और अंतिम समय में भी उनके परिवार में कोई भी नहीं था। पतोहू भी चली जाती है, बेटे की मृत्यु हो जाती है, पत्नी की मृत्यु पहले ही हो चुकी होती है। तो ऐसे समय में वो क्या करते थे, अपने पूरे नियम और व्रत का पालन करते थे, साथ में गंगा स्नान के लिए चले जाते थे और इतनी लंबी दूरी को वो पैदल तय करते थे, रास्ते में खंजड़ी बजाते हुए, प्यास लगती तो पानी पी लेते थे, 4-5 दिन जाने आने में लगते थे, लेकिन उपवास करते थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए पूरी यात्रा करते थे। अब बुढ़ापा आ गया था, शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन फिर भी स्नान ध्यान करते हैं, खेती बाड़ी देखते हैं और धीरे धीरे छिजने लगे, यानी कि उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने नहाने के लिए मना किया, आराम करने को कहा, लेकिन वो हंसकर टाल देते थे और वो वैसे ही अपने नियम और व्रत का पालन करते थे जैसे हमेशा से करते हुए आए। और इसी वजह से अंत में एक दिन क्या होता है, लोगों ने सुबह सुबह उनके गाने की आवाज़ नहीं सुनी और देखा तो जाकर पता लगा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका पंजर यानी कि पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम समय तक वो अपने नियम और व्रत का पालन करते करते, अपने आदर्शों के ऊपर चलते चलते और उनकी मृत्यु होती है। तो ऐसी मृत्यु को हम कह सकते हैं कि ये उनकी इच्छा के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई है। तो पूरे के पूरे पाठ में आपने देखा कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं के आधार पर ही इस पाठ को आप रिवाइज कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरे पाठ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी अभी अभी हमने बातचीत की है। अगर इनको भी आप दिमाग में रखते हैं तो कोई भी घुमा फिराकर सवाल पेपर में पूछा जाता है, उनकी बड़ी आसानी से आप उनके उत्तर तैयार कर सकते हैं और आपकी रियल लाइफ से जोड़कर भी कहा जा सकता है। बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र खींचिए। रेखा चित्र लेखन व्याकरण में भी आता है, रेखा चित्र लेखन, और ये आपकी 9वीं कक्षा में भी शामिल था। तो जैसे यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से पूरा पाठ यहाँ पर लेखक ने लिखा है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने, तो ये उनका रेखा चित्र ही है। अगर किसी भी व्यक्ति का रेखा चित्र लिखने के बारे में आता है पेपर में, तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि वो कैसे दिखाई देते हैं और फिर उनके व्यवहार के बारे में लिखेंगे कि उनका व्यवहार कैसा है। अब आपकी परीक्षा में रेखा चित्र लेखन से संबंधित कौन सा टॉपिक आ सकता है? आपका कोई मनपसंद व्यक्ति आ सकता है, परिवार का सदस्य आ सकता है, कोई सब्जी वाला आ सकता है, अखबार वाला आ सकता है, पिछले साल 9th क्लास में कबाड़ी वाला आया था, कोई सिपाही आ सकता है, कोई देश का नेता आ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके बारे में आप जानते हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं देंगे, लेकिन इस तरह से वो सवाल बनाएंगे जिससे आप उसको समझ जाएं और उसका रेखा चित्र खींचने के लिए आ सकता है। आगे अगर इकाई 3 में व्याकरण की बात करते हैं, क्योंकि 2 ही पार्ट हैं जिनके बारे में अभी हमने जल्दी से बातचीत कर ली है, क्योंकि कल आपका पेपर है तो इतना समय नहीं है। अगर विस्तार से आप पूरे वीडियो देखना चाहते हैं, सिलेबस देखना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट पर सारा सिलेबस अपलोड किया गया है। व्याकरण में आपको क्या तैयार करना है? रस तैयार करना है। रस से लगभग 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। वाच्य परिवर्तन आपको तैयार करना है, यहाँ से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। और साथ में रेखा चित्र लेखन जिसकी हम बात कर रहे थे, तो रेखा चित्र लेखन का जो टॉपिक है वो ऑप्शन में आएगा। रेखा चित्र के साथ संवाद लेखन आ सकता है, रेखा चित्र के साथ आपका रेखा चित्र लेखन के साथ यात्रा वृत्तांत लेखन आ सकता है। तो ये 3 ही टॉपिक हैं जो आपको इकाई 3 में तैयार करने हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, रस और वाच्य। तो आइए जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो वाच्य क्या होता है, किस तरीके से हम बात कह रहे हैं। जो भी वाक्य हम बनाते हैं उसमें क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है, कर्ता के अनुसार काम कर रही है तो कर्तृवाच्य होता है, कर्म के अनुसार काम करती है तो कर्मवाच्य होता है, और भाव के अनुसार काम करती है तो क्या होता है, भाववाच्य। आपने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा, हम जल्दी से इसके बारे में बस बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। कर्तृवाच्य में जो हमारा कर्ता होता है उसके साथ या तो ने विभक्ति होती है या फिर कोई भी विभक्ति नहीं लगती है। जब हम इससे कर्तृवाच्य, और कर्तृवाच्य में सकर्मक क्रिया भी आ सकती है, अकर्मक क्रिया भी आ सकती है। जब कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कौन कौन सा परिवर्तन करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कर्ता है, अध्यापक जी ने अंग्रेजी पढ़ाई, तो अध्यापक जी हमारा क्या है, कर्ता है, ने विभक्ति लगी है। अगर आपको कर्तृवाच्य की पहचान करना है तो ने विभक्ति कर्ता के साथ कहाँ आती है, कर्तृवाच्य में।
तो सबसे पहले हम ने विभक्ति को हटाते हैं और यहाँ पर हम से विभक्ति लगाते हैं या के द्वारा भी लगा सकते हैं। सबसे पहला काम ये करना होता है और उसके बाद क्रिया में परिवर्तन किया जाता है। और क्रिया में किस तरीके से परिवर्तन किया जाता है, और क्रिया में हम परिवर्तन जो करते हैं वो वाक्य के अर्थ के हिसाब से करते हैं, व्याकरण के नियम के हिसाब से करते हैं। तो अध्यापक ने हटाकर हमने क्या किया, अध्यापक से। अंग्रेजी और पढ़ाई की जगह पढ़ाई गई। साथ में हमें काल का ध्यान रखना है, पढ़ाई यानी कि पास्ट टेंस है, भूतकाल है, तो पढ़ाई गई। इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। मोहन ने, तो ने को हम हटा देंगे तो मोहन से हमें, मोहन ने को हम हटा देंगे तो क्या लगाएंगे, से। चित्र बनाए और चित्र बनाए गए, पढ़ाई गई, बनाए गए। हमने गीत गाया, तो यहाँ पर भी हम के साथ ने लगा है और ये आपका क्या है, सर्वनाम है, तो ने बिल्कुल साथ जोड़कर लगा है। तो हमने, ने को हम हटा देंगे तो हमसे आ गया। गीत गाया, गीत गाया गया। तो ये जो पैटर्न है आपकी क्रिया का किस तरीके से बदलेगी, आप थोड़ा सा अभ्यास करोगे तो आप समझ जाओगे। वह पाठ पढ़ चुका है, तो वह, और वह आपका सर्वनाम है तो वह से तो नहीं होता है, तो उससे पाठ पढ़ चुका है, पढ़ा जा चुका है। पिताजी ने को हम हटा देंगे, पिताजी से मिठाई खरीदी, मिठाई खरीदी गई। बच्चे, अब यहाँ पर ने नहीं लगा है, लेकिन अगर से लगा होता तो हम कहते कर्मवाच्य अभाववाच्य है। अगर पहचान करने के लिए भी आए तो या तो ने विभक्ति होती या कोई भी विभक्ति नहीं होती कर्तृवाच्य में। तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो देखो रहे थे, बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों से क्रिकेट खेली जा रही थी। सुमन चाय पी रही है, तो सुमन से चाय पी जा रही है। तो इस तरीके से अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई भी सवाल पूछा जाएगा उसमें आपकी गलतियां नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्तृवाच्य से अगर हम भाववाच्य बनाते हैं तो यहाँ पर कमल सो रहा है, तो कर्तृवाच्य है, देखो कोई विभक्ति नहीं लगी है। से विभक्ति भी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि से या तो कर्मवाच्य में लगती है अगर वहाँ पर सकर्मक क्रिया है, और भाववाच्य में लगती है अगर वहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो कमल सो रहा है, तो कमल से विभक्ति लगा देंगे जब हम बदलेंगे, और सो रहा है, सोया जा रहा है। मोहन नहीं बैठता है, तो मोहन में कोई विभक्ति नहीं है, कर्तृवाच्य है, और नहीं बैठता है यहाँ अकर्मक क्रिया है। जब कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रियाएं आती हैं, अकर्मक सकर्मक आपने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है, तो वो भाववाच्य में परिवर्तित होती हैं, और अगर सकर्मक क्रियाएं आती हैं तो वो कर्मवाच्य में परिवर्तित होती हैं। यानी कि कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है और सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग होता है, लेकिन कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाएं आती हैं और भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रियाएं आती हैं। मोहन नहीं बैठता है यानी मोहन से बैठा नहीं जाता। सुनीता हंस रही है, सुनीता से हंसा जा रहा है। विनीता नहीं चलती, विनीता से चला नहीं जाता। बच्चा नहा चुका है, तो बच्चे से नहाया जा चुका है। तो यहाँ पर जब हम परिवर्तन करते हैं तो ज़्यादातर हमारा जा धातु के रूप में परिवर्तन होता है। पक्षी उड़े, पक्षियों से, उड़े बहुत सारे हैं तो पक्षियों से उड़ा गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, इस तरीके से आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य अगर सकर्मक क्रिया है कर्तृवाच्य में, और कर्तृवाच्य से भाववाच्य अगर कर्तृवाच्य में क्या है, अकर्मक क्रिया। कर्मवाच्य कभी भी भाववाच्य में नहीं बदलेगा क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है और भाववाच्य में हमेशा क्या आनी चाहिए, अकर्मक क्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि आपकी व्याकरण की जो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रश्नों को, अभ्यास प्रश्नों को, और व्याकरण में आपके कुल 10 सवाल पूछे जाते हैं, 5 MCQ आते हैं और 5 के उत्तर आपको लिखने होते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है वाच्य किसे कहते हैं, हिंदी में कितने वाच्य होते हैं, 3 होते हैं, और कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, भाववाच्य। परिभाषाएं भी सीधी पूछी जा सकती है, तो इनकी परिभाषाएं एक बार आप याद कर लीजिएगा। और परिवर्तन करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। तो देखो यहाँ पर परिवर्तन करके देख लेते हैं। हमने खीर खाई, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ने को हटाना है, तो हमसे से लगाना है, हमसे, और खीर खाई की जगह पर क्या होगा परिवर्तन क्रिया में, खीर खाई गई, खाई गई। वैसे भी अगर आप परिवर्तन नहीं करते हैं तो वाक्य को देखो, हमसे खीर खाई अधूरा वाक्य है, तो हमसे खीर खाई गई। इस तरीके से आप इसे क्या बना देंगे, कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ पर खीर क्या है, कर्म है, सकर्मक है यहाँ पर, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, और अगर अकर्मक क्रिया होती यहाँ पर तो आपका भाववाच्य में परिवर्तन होता। उसने, तो उसने को हटा देंगे तो क्या होगा, उससे, उससे। पौधों को कर्म है तो यानी कि कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा, पौधों को, उससे, पौधों को, पौधों को ऐसे कैसे लिखेंगे, पौधों को, और पानी दिया, तो पानी दिया अधूरा वाक्य होगा, उसने पौधों को पानी दिया, नहीं, उसने पौधों को,
उससे पौधों को पानी दिया, तो वाक्य स्पष्ट नहीं है, तो उससे पौधों को पानी दिया गया। तो इस तरीके से क्रिया में परिवर्तन करेंगे ताकि व्याकरण की दृष्टि से वाक्य क्या हो, शुद्ध। रमेश निबंध लिख रहा है, तो इसको मैं लिखूंगी नहीं, ऐसे बता देती हूँ। रमेश से निबंध, यानी कि यहाँ पर कर्म है निबंध, तो कर्मवाच्य में परिवर्तन होगा। रमेश से या रमेश के द्वारा निबंध लिख रहा है, लिखा जा रहा है। गाय दूध देती है, तो गाय द्वारा या गाय से दूध दिया जाता है। इस तरीके से हम परिवर्तन करेंगे। मजदूर काम कर चुके हैं, तो मजदूर काम कर चुके हैं, बहुत सारे हैं, क्रिया को ध्यान से देखो, बहुत सारे हैं मजदूर, एक मजदूर नहीं है, तो मजदूरों से काम किया जा चुका है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका परिवर्तन करेंगे। तो पेपर में परिवर्तन के लिए भी दिया जा सकता है, पहचान करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो जिस हिसाब से आपका सवाल दिया जाएगा वैसे ही आप इसका परिवर्तन करेंगे। कर्मवाच्य से आपने कर्तृवाच्य उल्टा करना है, तो उससे काम किया जा रहा है, तो उससे में से को हमें हटाना है। उससे काम किया जा रहा है, तो यानी कि उससे एक व्यक्ति है और ये सर्वनाम है, तो वह काम कर रहा है, वह काम कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कर रहा है। तो इसी तरीके से हम इसका वाक्य बनाएंगे। राम के द्वारा सेब खाए गए, तो के द्वारा को हटाना है, तो राम ने, कौन सी विभक्ति लग जाएगी, राम ने सेब खाए। लड़कियों के द्वारा हटाना है, तो लड़कियों के द्वारा घर सजाए जा चुके हैं, तो लड़कियों ने घर सजाए, लड़कियों ने घर सजाए। इस तरीके से हम परिवर्तन कर सकते हैं। हमारे द्वारा को हटाना है, हमारे द्वारा हटाना है, हमने जलेबियां खाई, ने हम लगा देंगे। हमसे यानी कि से को हटाना है। हमने पाठ पढ़ा था, चुका था, तो यानी कि पढ़ा था। इस तरीके से हम इनमें परिवर्तन करेंगे। कर्तृवाच्य से आपने भाववाच्य बनाना है, और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया आती है, तो वह बैठा है, बैठना अपने आप में होने वाली क्रिया है, तो वह से क्या हो जाएगा, उससे, उससे, और बैठा है की जगह क्या आएगा, बैठा जाता है, जा रूप में परिवर्तन होगा, उससे बैठा जाता है। चिड़िया उड़ रही थी, चिड़िया से उड़ा जा रहा था। बालक पार्क में खेल रहा है, बालक से पार्क में खेला जा रहा है। दादाजी सोते हैं, दादाजी से सोया जाता है। रोगी ने दवाई नहीं पी, रोगी ने दवाई नहीं पी, रोगी से दवाई नहीं पी गई। यहाँ पर दवाई कर्म है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक सेंस में नहीं पी गई, तो वहाँ पर भाव की प्रधानता हो जाती है, तो यहाँ पर भाववाच्य भी मान लिया जाता है। वैसे ये कर्मवाच्य का उदाहरण होना चाहिए। भाववाच्य से कर्तृवाच्य, तो ये इसको उल्टा कर देना है आपने। रोगी से को हटाना है, रोगी से उठा नहीं गया, रोगी उठ नहीं सकता, या रोगी उठा नहीं, रोगी नहीं उठा, रोगी नहीं उठा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, रोगी नहीं उठा। माँ से झाड़ू लगाई जा रही है, तो से हटा देंगे, माँ झाड़ू लगा रही है। मुझसे अब चला नहीं जाता, से हम हटा देंगे, मैं अब चल नहीं सकता। मोटे आदमी से दौड़ा नहीं गया, तो से हटा देंगे, मोटा आदमी नहीं दौड़ा या दौड़ा नहीं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, परिवर्तन। वाच्य के साथ साथ रस से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत विस्तार से तो हम बात नहीं करेंगे, आपको पता होगा रस क्या होता है। काव्य में आनंद की अनुभूति को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और रस जो है, हमारे 9 रस हैं जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। तो रस की परिभाषा आपने याद करनी है, और स्थायी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक रस का स्थायी भाव आपको याद करना है, और साथ में एक एक उदाहरण आपको याद करना है, क्योंकि जो परिभाषाएं पूछी जाएंगी, अब मान लीजिए परिभाषा में पूछ लिया गया शांत रस किसे कहते हैं, तो आपको परिभाषा पता होना चाहिए। जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या देखकर मन में निर्वेद, इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद, निर्वेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शांत रस कहते हैं। और इसका उदाहरण भी आपको आना चाहिए, क्योंकि परिभाषा सीधी पूछी जाएगी तो उदाहरण आपको लिखना है। तो कम से कम हर एक रस का एक एक उदाहरण, यानी कि 9 उदाहरण आपको याद करके जाना है, ताकि परिभाषा वाला जो सवाल पूछा जाए वहाँ पर कोई गलती ना हो। रेडीनेस में आपने देखा रस से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल पेपर में जो कल आपका होने वाला है मिड टर्म में, रस से सवाल ना पूछे जाएं। पिछले बार रेडीनेस में क्या हुआ था, पिछले बार रेडीनेस में सफ़ेद रात कविता से प्रश्न नहीं पूछा गया था, और बच्चों को लग रहा था शायद फाइनल पेपर में भी नहीं आएगी, और फाइनल पेपर में सफ़ेद रात कविता से सवाल पूछ लिया गया। तो जितने भी आपके पाठ्यक्रम में टॉपिक शामिल किए गए हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाना, क्योंकि कोई भी सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है।
रेडीनेस में जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ज़रूरी नहीं फाइनल मिड टर्म में भी वहीं से सवाल पूछे जाएं। तो रस से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपका जो फाइनल मिड टर्म का भी कल पेपर आने वाला है उसमें रस से 2-3 सवाल पूछ लिए जाएं। तो रस के नाम आपने याद करने हैं, स्थायी भाव आपको याद करने हैं, साथ में आपने एक एक उदाहरण याद करना है। 9 रस, वैसे तो 2 और रस हो गए हैं, 11 हो गए हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 9 ही शामिल किए गए हैं। आपने वत्सल रस और भक्ति रस को याद नहीं करना है क्योंकि वहाँ से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। रस का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत समय की आवश्यकता है, तो समय हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो रस में आप ये सारी बातें ध्यान रखते हुए चलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको पसंद आए होंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, पेपर आसान ही आएगा और बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आसान ही आएंगे। बस आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अच्छे से जितना भी समय मिला है तैयारी का उसमें अच्छे से रिवीजन करना है। बाकी सब कुछ आपने अपने रिजल्ट के ऊपर छोड़ देना है। आपकी परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।